हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। द केवीएस इंटरव्यू गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है हमारी स्टडी का 20वां दिन। ठीक है, 20वां दिन मतलब हम उल्टी तरफ से शुरू कर रहे हैं। हम 21, 20, 19, 18, 17 इस तरह शुरू कर रहे हैं। तो हमारी प्रिपरेशन का वैसे है 20th डे, मतलब कि 20वां दिन या कहीं दूसरा दिन। ठीक है, अब हम उल्टी तरफ से शुरू कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने 21वें दिन का टारगेट अपना पूरा कर लिया होगा, तभी तो हम 20वें दिन में आ गए। तो हाँ, बिल्कुल, हमने अपना जो 21वां दिन का टारगेट था वो था हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या है, अब हमारा है 20वां दिन आज। तो ठीक है, इसमें हम थोड़ी सी विशेष बातें जानेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि इस जो हमारे 20वां दिन है इसका टारगेट हमने क्या सेट किया है। ठीक है, और जो आज शाम तक पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो 21वें दिन का टारगेट पूरा होने के बाद 20वें दिन का टारगेट क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो है ये नोट है कि पीआरटी के लिए नॉलेज से ज़्यादा स्किल, मतलब टीचिंग स्किल जरूरी है। तो आपको जैसे नॉलेज तो आपके पास है ही, नॉलेज तो है ही, नॉलेज तो है क्योंकि नॉलेज इसलिए है क्योंकि हमने केबीएस पीआरटी का एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो नॉलेज तो हमारी उतनी चेक नहीं होगी, लेकिन अब हमारी स्किल चेक होगी, जो खतरनाक है। जो मेन है वो है स्किल, और हमारी चेक होगी स्किल क्या है, हमारी टीचिंग स्किल्स कहती हैं। ठीक है, तो स्किल्स में क्या है, तो स्किल्स में जैसे हमको वो हमसे डेमो लेंगे। ठीक है, डेमो हमसे लेंगे, तो डेमो में हम कैसे करेंगे, फिर डेमो कौन से सब्जेक्ट का तैयार करें, लेसन प्लान बना कर लेके जाएं या नहीं, आदि आपके आपके सब ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनके जवाब हम आगे क्वेश्चन में देंगे। ठीक है, तो मेन चीज़ जो है वो डेमो टॉपिक है, और डेमो इंट्रोडक्शन, और जो आपसे वो आपकी नॉलेज है, तीन चीज़ बेस्ड है वैसे दोस्तों। सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, आपने सुना होगा, तो इंट्रोडक्शन से पता चलेगा उनको। ठीक है, फिर जो रही कई कसर है वो फिर डेमो में देखेंगे कि यार अच्छा डेमो में जो है हाँ ये बच्चा अच्छा है, उसके बाद वो देखेंगे यार डेमो में तो अच्छा क्या आपका नॉलेज है या नहीं, तो उसके बाद वो आपकी नॉलेज चेक करेंगे। तो हम चलिए देखते हैं कि हम थोड़ी सी केवीएस में बात कर लेते हैं। स्कोलेस्टिकली जो हमारे 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि हमारे 4 केवीएस पीआरटी की बात करते हैं बस हम। तो केवीएस पीआरटी में 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो स्कोलेस्टिकली हैं। ठीक है, स्कोलेस्टिकली मतलब स्कूल के अध्ययन में शामिल हैं। तो पहला सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, एक तो हिंदी और इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट तो ये हो गए। लैंग्वेज के आपको पता ही होगा, हिंदी की पोएम आपने याद करी होगी, इंग्लिश की पोएम, और हिंदी की कहानी कविता याद करी होंगी। ठीक है, उसके बाद है इंग्लिश में पोएम रिसाइट करना कहते हैं और हिंदी में पोएम को लयबद्ध करना कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, उसके बाद है एक सब्जेक्ट है मैथ, जिसको जिन तारा क्या बोलते हैं, शायद कुछ बोलते हैं मैथ का ना, हाँ, तो मैथ को वो बोलते हैं। उस मैथ की बुक के बारे में हमको पढ़ना है, मैथ नंबर बेस्ड होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है केवीएस, जो अब आगे बताएंगे बुकों की क्या नाम है, सब कुछ बताएंगे, टेंशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक ईवीएस बुक है एनवायरमेंटल स्टडीज़ की। तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ईवीएस में ऐड करके, जो 3rd क्लास से शुरू होती है ईवीएस हमारी, बाकी सारे सब्जेक्ट ईवीएस में ऐड करके हम बता देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमारी स्कोलेस्टिकली 4 सब्जेक्ट हो गए, 2 लैंग्वेज होगी, हिंदी इंग्लिश, मैथ्स हो गया और इन्वायरमेंट हो गया। देन को स्कोलेस्टिकली सब्जेक्ट्स कौन कौन से, 4 सब्जेक्ट हमारे को स्कोलेस्टिकली यूज होते हैं। ठीक है, ये बात आपको कोई केबी का टीचर ही बता सकता है। बिना केबी के टीचर जो हैं, जिनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो आपको कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, उनको पता ही नहीं होने का। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि देखो 4 सब्जेक्ट है को स्कोलेस्टिकली। ठीक है यार, ये क्या आ जा रहा है बार बार, ठीक है, ये परेशान कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो 4 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। एक तो म्यूज़िक है, ठीक है, एक है योगा। तो म्यूजिक टीचर की जगह निकलती है, उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। ठीक है, देन एक योगा टीचर होता है। योगा जैसे कि 21 जून सन 2015 को ऐड हुआ था ना योगा। ठीक है, तो योगा दिवस कब मनाया जाता है, 21 तारीख को मनाया, 21 जून को मनाया जाता है। तो 21 जून को, तो इस तरह से योगा है। योगा में आपको योगा डे के बारे में, योगा की थीम क्या है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। देन स्पोर्ट्स 3rd सब्जेक्ट है को स्कोलेस्टिकली, एंड देन फोर्थ है ड्राइंग। तो यहाँ पे म्यूजिक, योगा, स्पोर्ट्स एंड ड्राइंग आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों की राइटिंग के लिए ड्राइंग जो स्किल है वो बहुत ही अल्टीमेट है। प्राइमरी के लिए तो रामबाण औषधि है, बच्चों की राइटिंग के लिए, बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, बच्चों को अपनी बच्चों के अंदर जो विचार उमड़ रहे हैं, बच्चों के अंदर जो स्किल्स हैं, बच्चों की अभिव्यक्ति, उनको व्यक्त करने के लिए, अपने आप को ड्राइंग करने के लिए बोल देते हैं, और बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है अच्छे से ड्राइंग के द्वारा। स्पोर्ट्स खेलने से बच्चों का डेवलपमेंट होगा, योगा कराएंगे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, म्यूजिक करेंगे तो बच्चा म्यूजिक से अटैच जल्दी हो जाता है, अच्छा सीखता है। नोट है कि हर सब्जेक्ट की अपनी जो है कॉम्पिटेंसीज होती हैं। कॉम्पिटेंसीज मतलब योग्यता, दक्षताएं होती है कुछ, हमें स्टूडेंट्स में डेवलप करनी है। कॉम्पिटेंसीज देखो, ये जब हम पेपर दे रहे थे उसका कॉम्पिटेंसीज कितनी बार आया था, कॉम्पिटेंसी
कॉम्पिटेंसी, TENCY, देखो और यार स्पेलिंग क्या होगी इसकी, कॉम्पिटेंसी COM, कॉम्पिटेंसी, ये है कॉम्पिटेंसी, ठीक है। कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है दक्षताएं होती हैं कि आपको इस लेवल पे इतना तो आना ही चाहिए। दक्षता कह दो या इसको योग्यता कह दो, आजकल कुछ भी कह सकते हैं। जैसे हिंदी में तो यार इसको योग्यता को तो एबिलिटी बोल देते हैं, कुछ और भी बोल देते हैं। दक्षता यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। तो कॉम्पिटेंसीज क्या क्या होती हैं, हर सब्जेक्ट की अलग अलग होती हैं। इस सब्जेक्ट में इतना तो आना ही चाहिए। जैसे कि आपको, जैसे आपने DLED अपना कर रहे थे उस समय आपको पता ही होगा, जैसे हिंदी की बात करते हैं, ठीक है। तो हिंदी में जो हिंदी सब्जेक्ट की है, तो हिंदी सब्जेक्ट की और इंग्लिश सब्जेक्ट की कॉम्पिटेंसीज दोनों की सेम ही है, 4 हैं, LSRW। तो इनका एक ऑर्डर होता है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि कॉम्पिटेंसीज बताइए इंग्लिश लैंग्वेज की। अगर आपको पता ही नहीं होगा कॉम्पिटेंसीज क्या है, जबकि आपको ये तो जरूर पता होगा कि LSRW का क्रम होता है, लेकिन जब आपको ये पता ही नहीं होगा ये कॉम्पिटेंसीज हैं किसकी हैं, सब्जेक्ट की हैं, तो आप कैसे बता पाएंगे, है ना। तो LSRW जो है ये कॉम्पिटेंसीज हैं इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज की, ठीक है। एंड देन है थर्ड पॉइंट है कि जो थर्ड सब्जेक्ट है मैथ्स में क्या कॉम्पिटेंसीज होती हैं। तो मैथ्स में नंबर बेस्ड टीचिंग करनी होती है। मैथ्स में क्या करनी होती है, नंबर बेस्ड टीचिंग करनी होती है। जैसे कि मैथ की 4 कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं, सबसे पहले फॉर्मिंग नंबर, मतलब बच्चे को नंबर जो है, बच्चे को नंबर फॉर्म करने आने चाहिए, ठीक है। नंबर फॉर्म करने आने चाहिए, बच्चों को नंबर बनाने आने चाहिए, ठीक है। नॉलेज बेस, बच्चों को बताओ कि ये 1 है, ये 2 है, इस तरह से सबसे पहले हम बच्चे को इसका ज्ञान कराते हैं, इसको इससे फैमिलियर कराते हैं बच्चों को। देन है अंडरस्टैंडिंग बेसिक कंसेप्ट। जब बच्चा उन नंबर को जान जाता है कि ये 1 है, तो अब उसको हम बेसिक कंसेप्ट बताते हैं। 1 बेसिकली होता क्या है, या 2 है तो बेसिकली 2 होता क्या है। 2 ऐसी तो नहीं है कुछ भी बवाल है, क्योंकि 2 का कोई मतलब तो हो। 2 का मतलब हम किसी भी उसको जो हमको अंडरस्टैंड कराने की वही कला है, तो वो हमको बेसिक कंसेप्ट के वही मेथड्स के द्वारा हमको बच्चों को सिखाना है। थर्ड है एबिलिटी टू कंप्यूट। अब जब हम बच्चों को उनका मीनिंग बता देंगे, उसके बाद हम बच्चों को कंप्यूट करना सिखाएंगे, ठीक है। ठीक वही इस तरह से, जैसे गुणा भाग गिनती पहाड़े ये सब जो होते हैं, बच्चों को हम उनके अंदर कंप्यूट करना सिखाते हैं, सब नंबरों के साथ खेलना सिखाते हैं, कि उनके साथ डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस करना सिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एबिलिटी टू कंप्यूट हो जाएगा। और देन प्रॉब्लम सोल्विंग एबिलिटी, उसके बाद क्या है, प्रॉब्लम सोल्विंग एबिलिटी हो जाएगी। मतलब जो एक्सट्रीम लेवल हो जाता है कि बच्चा सवाल धड़ाधड़ सोल्व कर रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी सिचुएशन, अपनी जो मैथमेटिक्स को अप्लाई कर रहा है। तो ये थे मैथ्स की 4 कॉम्पिटेंसीज। अब देखो, आपने देखा होगा कुछ बच्चे ना बहुत जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, धड़ाधड़ कैलकुलेशन, कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं। क्योंकि ऐसा है ना, कुछ बच्चे पीछे से रह जाते हैं क्योंकि कुछ का डेवलपमेंट तेजी से होता है। विकास की दर जो है वो हर बच्चे के लिए अलग अलग होती है। रेट ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर एवरी चिल्ड्रन और एवरी स्पेसीज कह सकते हैं, क्योंकि कोई बच्चा जो लर्निंग कैपेसिटी किसी की ज़्यादा होती है, किसी की लर्निंग कैपेसिटी कम होती है। तो हमको जो है सबको साथ लेके चलना होता है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है ना, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चा केवल इतना ही सीखे। हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चा इससे कम तो सीखे ही ना, मतलब इतना तो सीख ही ले। हमारा उद्देश्य ये है। आपको पता है कि एक कहावत जो KBS टीचर के लिए कही जाती है, KBS मानता है कि अगर बच्चा कोई फेल हो रहा है, अगर कोई बच्चा टॉप कर रहा है, सॉरी, कोई बच्चा अगर टॉप कर रहा है, तो उसमें जो है उस बच्चे की क्वालिटीज़ है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है सिर्फ 2005 है, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये मानती है कि अगर कोई बच्चा अगर टॉप कर रहा है किसी एग्जाम में, तो वो उस बच्चे की पर्टिकुलरली उसकी सेल्फ स्ट्रेंथ, उसकी अपनी स्ट्रेंथ है जिस वजह से उसने टॉप किया है। लेकिन अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है, कोई बच्चा, इस बात पे ध्यान देना, कोई बच्चा अगर पास हो रहा है तो वो उसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है, अपना इंटरेस्ट है और अपनी उसकी लेवर है, उसकी अपनी मेहनत है। लेकिन अगर कोई बच्चा फेल हो जा रहा है तो उसमें जो गलती है, सारी की सारी गलती उसमें किसकी होती है, उस सिस्टम की होती है, एजुकेशन सिस्टम की, कि वो उस बच्चे को कम से कम इतना तो उसको कराना ही चाहिए था, लेकिन वो नहीं करा पाया। तो ये क्वेश्चन आता है सीटेट में, अगर एक बच्चा फेल हो जाता है तो निम्नलिखित में से क्या हो जाता है, कि टीचर फेल हो जाता है, बच्चा फेल हो जाता है, उसके माता पिता फेल हो जाते हैं, या पूरा एजुकेशन सिस्टम फेल हो जाता है। तो इसका उत्तर सीटेट ने माना था कि पूरा एजुकेशन सिस्टम फेल हो जाता है। इसलिए क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ने ऐसी पॉलिसी ही नहीं बना के दी, अपने टीचर्स को ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं दी कि छोटे बच्चों को किस तरह से ट्रीट करना होता है। तो अब जो KVS में जो टीचर लगेंगे, वहाँ पे KVS वाले ये मानते हैं कि वो उन टीचर्स को रखेंगे जिनको इन सभी स्किल्स की नॉलेज होगी, इन सभी कॉम्पिटेंसीज की जो नॉलेज होगी, तभी तो वो आगे जाके बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, जो संपूर्ण डेवलपमेंट है वो कर सकता है। जैसे कि उसको खेल के माध्यम से सिखाएगा, उसको बातें करके सिखाएगा, उसको एक्सप्रेस होने का मौका देगा, उसको अपॉर्चुनिटीज़ देगा डेवलप होने की, तो ये सब उसको सिखाएगा। देन EVS में 3 कॉम्पिटेंसीज होती हैं। हम आगे चलते हैं।
ईवीएस के लिए कितनी कॉम्पिटेंसीज दी गई हैं? ईवीएस के लिए 3 कॉम्पिटेंसीज जो हमारे सिस्टम द्वारा डेवलप की गई हैं। तो उसमें क्या है, सबसे केवीएस की बात कर रहा हूँ, स्पेशली केवीएस की, ठीक है, और किसी की बात मैं नहीं कर रहा। केवीएस में अगर आप जाएंगे, केवीएस के टीचर को आप जब ये बता देंगे ना इंटरव्यू में, तो भाई इंटरव्यू वाला खुश हो जाएगा, आपसे बोल देगा यार किसी केवीएस टीचर का ही जैसे उनके संपर्क में रहने वाला उनसे सीखा हुआ बच्चा है, जैसे आप केवी प्रोडक्ट हो ऐसा लगेगा। केवी के बच्चे इस तरह को इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं। तो ईवीएस के लिए 3 कॉम्पिटेंसीज हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्कवरिंग फैक्ट्स। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करना सिखाएंगे ईवीएस के लिए। क्या बच्चों को सबसे पहले हम ऑब्जर्व करना सिखाएंगे, बच्चा चीज़ों को देखेगा, अरे यार अच्छा ये कैसे तोड़ रहा है, ये सर कैसे पढ़ा रहे हैं, अच्छा ये सर ने कैसे बताया, अच्छा अच्छा ये ऐसे होता है, ठीक है, ओके यार ये गाड़ी कैसे चल रही है, अच्छा ये गाड़ी से वहाँ जा रहे हैं, ट्रेन ऐसे चल रही है। तो बच्चा जो है हर जगह से ऑब्जर्व करके देखता है, ठीक है, बच्चा ऑब्जर्व करता है, अच्छा सबको देखता है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। अब वो आइडेंटिफिकेशन करे, आइडेंटिफाई करेगा हर चीज़ों को, अच्छा तो मैं भी ऐसे करके देखता हूँ, मैं भी ऐसे करके देखता हूँ। आइडेंटिफिकेशन करेगा या अप्लाई करके देखेगा, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा सबसे पहले, ठीक है, फिर उनको अपने कॉपी करके देखेगा, आइडेंटिफिकेशन करके देखेगा, उनका प्रमाणीकरण आइडेंटिफाई करके देखेगा, एंड देन डिस्कवर फैक्ट, उसके बाद वो अपनी नई नई खोजें करके देखेगा, यार अच्छा वो ये काम करेगा तो अच्छा इससे ये हो जाएगा, अच्छा ये करूँ तो इससे ये हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे की 3 कॉम्पिटेंसीज ईवीएस में डेवलप हो जाती हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे पेज पे चलते हैं। तो ये तो रहा कॉम्पिटेंसीज के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद केवीएस के बारे में हम बात करते हैं कि केवीएस के जो पीआरटी वाले पोर्शन में कौन सी किताबें, अच्छा ये कौन सी किताबें हैं ये हमको पता होनी चाहिए। अब जैसे कि मैं बोल रहा था यार मैथ्स में जो है कि मैथ्स में गणित वो है, ऐसा है हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे किताबें कुछ और चलती हैं, जैसे कि तारा ये सब, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती हैं ना वहाँ की बुक अलग हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हमको बिल्कुल अवेयर रहना है, ठीक है। तो अगर वो हमसे स्टेट गवर्नमेंट की बुक पूछे तो हम वो भी बताएंगे, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पूछे तो केवीएस की पूछे स्पेशली तो हम केवीएस के बारे में ज़्यादा फोकस करके चलेंगे कि सर हम तो डेडिकेटली केवीएस के लिए ही जो फोकस हैं और हम किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। तो केवीएस ही हमारा ड्रीम जॉब है और केवीएस को हम छोड़ के नहीं जाएंगे, इसलिए हम उनको केवीएस के बारे में हर नॉलेज लेकर उनके पास जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि केवीएस के पीआरटी वाले पोर्शन में कौन सी किताबें हैं, तो इन सभी कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करने के लिए केवीएस एनसीईआरटी पब्लिकेशन की किताबें ही पढ़ाते हैं। जो केवीएस पीआरटी वाले हैं वो एनसीईआरटी पब्लिकेशन की किताबें ही पढ़ाते हैं, क्योंकि इन किताबों में कॉम्पिटेंसीज जो बच्चों की कॉम्पिटेंसी सभी कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करने के लिए है ये किताबें, ठीक है, पढ़ाते हैं। और अपने बच्चों को बच्चों को पढ़ाते हैं अपने बच्चों, और 4 किताबें हैं पीआरटी लेवल पर, कौन कौन सी हैं ये आपको पता ही होगा। तो हिंदी की किताब कौन सी है आपको पता है, हिंदी किताब है रिमझिम है ना दूसरी, और इंग्लिश की मैरीगोल्ड और मैथमेटिक्स की गणित का जादू। उसके बाद क्या है, या मैं इंग्लिश में उसको बोलते हैं मैथ्स मैजिक। और ईवीएस की जो बुक है उसका नाम है ऑल अराउंड, उसका नाम है आसपास। तो ईवीएस की किताब इस बात का ध्यान रखेंगे बस कि ईवीएस की किताब जो 3rd क्लास से शुरू होती हैं, बाकी ये सब किताबें शुरू से ही शुरू हो जाती हैं। इन सभी किताबों में से एक एक चैप्टर अपनी पसंद का डाउनलोड कीजिए, ठीक है। इन सभी किताबें जो हैं इन सभी किताबों में से अपने एनसीईआरटी किताब डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, फिर ये पोर्टल पर अवेलेबल है, ठीक है। इन सभी किताबों में से एक एक चैप्टर अपनी पसंद का डाउनलोड कीजिए और पढ़िए और एक एक चैप्टर को तैयार कीजिए। अब डेमो के लिए अगर आपको क्या करना है, इन सभी किताबों में से एनसीईआरटी की बुक्स में से एक एक चैप्टर आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उनको पढ़ना है, ठीक है, एक एक चैप्टर को एक बार ओवरव्यू लेके देख लेना है, क्योंकि उसके बाद में टीचर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा होता है हर बुक के हर चैप्टर के बाद में, यूनिट के बाद में। वो ये देखो आप बुक में जो हर यूनिट के बाद टीचर नोट दिया गया है कि टीचर को क्या करना है वो ज़रूर पढ़िए। ऐसा करने से आपको डेमो में 100% मार्क्स मिलेंगे अगर आप ऐसे करेंगे, ठीक है। अगर एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपको निचोड़ निकाल के दे दूंगा एनसीईआरटी का, ठीक है, कि टीचर्स को उनमें से क्या सीखना चाहिए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आपको वो वीडियो ज़रूर देख लेनी है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लीजिए, वो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है, डेमो के लिए हम क्या करते हैं, डेमो के लिए बात आ जाती है। तो डेमो के लिए सुझाव क्या है, तीनों सब्जेक्ट्स का एक एक डेमो रेडी कर लीजिए। तीनों के मैं तो ये कहूँगा कि चारों सब्जेक्ट्स का एक एक डेमो रेडी कर लीजिए, ठीक है। या फिर मैं बोलूँगा कि हिंदी के तो आप कर लीजिए दो डेमो, इंग्लिश के 2 डेमो, सबके 2 कर लीजिए, ठीक है। मैथ्स के भी 2 कर लीजिए और ईवीएस के भी 2 डेमो, जैसे ईवीएस में फोर्स कर लीजिए, वाटर कर लीजिए, मैथमेटिक्स में एलसीएम कर लीजिए या डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जो उसके बाद जो है फ्रैक्शंस हैं वो कर सकते हैं।
और उसके और जो है और कंपैरिजन कर सकते हैं, लेसर ग्रेटर ये सब कंपैरिजन कर सकते हैं। हिंदी में जो है, हिंदी में हम 2 चैप्टर कर सकते हैं, हिंदी में 2 कर सकते हैं और इंग्लिश में भी 2 कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि डेमो 10 मिनट में कम तैयार कीजिए, 10 मिनट से कम का डेमो तैयार होना चाहिए और आपको अपनी 10 मिनट में ही सारी स्किल्स को दिखा देना है, वहाँ तक लेकर जाना है, आपको बता देना है कि मुझे क्या क्या आता है। तो यहाँ पे क्या 10 मिनट के अंदर आपको ऐसी स्किल डेवलप करनी है कि 10 मिनट के अंदर में आप जो है अपना सारा 10 मिनट के अंदर में आप अपना सारा जो है जो डेमो आपने तैयार किया है वो 10 मिनट के अंदर में आपको बताना है कि क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा टाइम ही नहीं दे रहे, मुश्किल से 6-6 मिनट में निकाल लेते बच्चों को। अभी जो टीजीटी का इंटरव्यू हुआ है वहाँ पे 6-6 मिनट में बच्चों को वो जल्दी से जल्दी 6 मिनट में बच्चों को पूरा कर दे रहे थे कि बच्चों आप जाओ, ठीक है, भेज दे रहे थे बाहर। तो डेमो में ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, 6 मिनट दे रहे थे डेमो के लिए, 5-6। तो आपको क्या 10 मिनट के डेमो को लिख कर ले जाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आप उसको अपने घर पर लिख लीजिए, डेमो को अपने घर पर लिख लीजिए और अपने माइंड में अपने घर पर प्रैक्टिस कर लीजिए और अपने माइंड में स्टेप बाय स्टेप आपके माइंड में छपा होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। और हम लोग 3B फॉलो करते हैं, जैसे हम टीचिंग करते हैं ना, तो हम उससे पहले एक 3B मॉडल फॉलो करते हैं। जो 3B मॉडल में क्या है, और जैसे सबसे पहले प्रिपरेशन, देन प्रेजेंटेशन एंड उसके बाद जो है परफॉर्मेंस पर वर्क करते हैं। सबसे पहले हम प्रिपरेशन करेंगे, क्लास से पढ़ाने से पहले प्रिपरेशन, देन हम उसको प्रेजेंटेशन देंगे, है ना। उसके बाद क्या है, प्रेजेंटेशन के बाद हम फिर परफॉर्मेंस पर वर्क करते हैं। तो हम ऐसे अगर हम वो केवी वालों को हम ये स्टेप्स बता देंगे तो वो को बहुत खुश हो जाएंगे, सच में बच्चे ने मेहनत की है। उसके बाद क्या है, 4th पॉइंट जो हम बात करते हैं कि हम पूरा चैप्टर 10 मिनट में नहीं पढ़ा सकते, इसलिए उसमें से कोई छोटा पार्ट लीजिए। पूरा चैप्टर नहीं उठाना, उसका छोटा सा पार्ट लेना है, बहुत ही छोटा पार्ट, और उसमें बहुत ही छोटा पार्ट लेना है और उसमें आपको एक टारगेट होना चाहिए, उसमें आपका एक टारगेट होना चाहिए। बिकॉज जब आप पढ़ाएंगे तो बच्चों के पास एक टारगेट लेके जाएंगे। लाइक माना ईवीएस में एक चैप्टर लिया मैंने, ये शेल्टर सोहाय में जो मेरी कॉम्पिटेंसी होगी वो बच्चों को शेल्टर के बारे में बतानी होगी। जो मेरी जो उस टाइम पे कॉम्पिटेंसी होगी, मेरी कॉम्पिटेंसी क्या होगी, दक्षता क्या होगी, बच्चों को शेल्टर के बारे में मैं कैसे बताऊंगा, ये मेरी कॉम्पिटेंसी होगी, ठीक है। तो मेरा टारगेट ऑफ लर्निंग है TLO जो है को जरूर स्पेसिफाई कीजिए कि मैं डेमो में ये टॉपिक लेने जा रहा हूँ और इसमें मेरा ये टारगेट रहेगा। अगर आप इंटरव्यू पैनल को ये बातें बता देते हैं तो ये जो बात लिखी है ना, ये केवल केबी का टीचर ही बता सकता है। आपको पता चल जाएगा कि टारगेट ऑफ लर्निंग की बात आई है तो केवल केबी का टीचर ने ही की बात की होगी ये, तो इसलिए वो आपको इंप्रेस हो जाएंगे और अच्छे नंबर दे के ही जाएंगे। 40 दे रहे होंगे 10 नंबर बढ़ा के ही देंगे, अगर 40 दे रहे होंगे तो 50 देकर ही जाएंगे। और जब टारगेट आपका फोकस रहेगा तो आपका काम भी उसी के आसपास रहेगा। ज़रूर से ज़रूर मेंशन करें TLO जो टारगेट ऑफ लर्निंग है वो आपको ज़रूर से ज़रूर आपको उनको जो है बता देना है कि मेरा टारगेट ऑफ लर्निंग ये रहेगा और मेरा जो है टारगेट ये रहेगा। उसके बाद जहाँ आपने TLO शब्द यूज किया है और TLO बताया तो वो समझ जाएंगे कि आपको केंद्रीय विद्यालय की पढ़ाने की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ABCD बहुत अच्छे से आता है कि मतलब आपको केबीएस के बारे में पता ही क्या पढ़ाया जाता है। और इसी पॉइंट को लेकर अपनी एक्टिविटी बनाएं और एक्टिविटी बहुत छोटी होनी चाहिए, टू द पॉइंट चाहिए और वेरी इफेक्टिव होनी चाहिए। आप वहाँ जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं उनको अपना स्टूडेंट समझें और स्टूडेंट की तरह ही उनको आराम से लें, टेकअप करें और उन्हें पढ़ाएं, ठीक है। तो ये सब बात है। तो यहाँ पर आपको जो है स्टूडेंट जो टीचर्स हैं वहाँ पर उन सबको अपने स्टूडेंट्स की तरह ही ट्रीट करना है और आराम से पढ़ाएं, टेकअप करें और उन्हें पढ़ाएं। कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, उनसे परमिशन ले सकते हैं। पैनलिस्ट जितने पैनलिस्ट बैठे हैं स्टूडेंट समझकर आराम से पढ़ा सकते हैं। देन क्या है, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास CCC सर्टिफिकेट है तो आपको उसकी जो है फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो CCC सर्टिफिकेट कौन जारी करता है? नीलेट इंस्टीट्यूशन। तो नीलेट इंस्टीट्यूशन की फुल फॉर्म क्या है? जो नीलेट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, इसका मतलब क्या है, CCC सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नेशनल इंस्टीट्यूट है ये ना, NIELIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स अब क्या है, मैं आपके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री प्रिपरेशन के लिए। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे जरूर जुड़ें। चैनल को, वीडियो को सब लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हम इसी तरह से वीडियो अपलोड करेंगे, बहुत ही टू द पॉइंट। केबी टीचर्स का एक्सपीरियंस है भाई, जो KBS के जो इंटरव्यू लेते हैं खुद, वो वाले टीचर जो खुद इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। हाँ बदल